चलो आ रहा बराबर। तो हमने ग्रेविटेशन स्टार्ट करे थे, क्या स्टार्ट करे थे? ग्रेविटेशन। तो आप सब लोग इधर बोर्ड पे देखेंगे, उधर नहीं। हाँ मी डोमड़ा था ना मी इतना मारूंगा। ठीक है, देखो तो ग्रेविटेशन स्टार्ट करे थे हमने। ग्रेविटेशन में सब खेल इंपॉर्टेंट काय पे है? फॉर्मूलेस पे। काय पे चलता है ज्यादा खेल? फॉर्मूला। और ग्रेविटेशन के ही जैसे हम सारे डेरिवेशन फिर से करने वाले काय में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। काय में? ग्रेविटेशन में हमें कहीं डेरिवेशन लिख के बताना नहीं है, इसलिए इतना लोड नहीं। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th में आता है, बोर्ड्स में भी है, तो हमें सारे डेरिवेशन आने चाहिए। क्लियर? बंद कर दे कट। देखो तो ग्रेविटेशन में अपनी शुरुआत हुई थी सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। किसके साथ? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने क्या पढ़ा है कि F बराबर होता है G(m1 m2) अपॉन r स्क्वायर, दो मासेस के बीच। इसी को वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा था माइनस साइन के साथ, G(m1 m2) r क्यूब इंटू r वेक्टर। ये इसका कौन सा फॉर्म हुआ था? वेक्टर। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बेसिस पे ही हमने एक चीज और डिफाइन करी, जिसे हमने बोला ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या डिफाइन करा? ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसे हम Eg से डिनोट करेंगे। तो Eg की बेसिक डेफिनेशन क्या थी? ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। इसका यूनिट हमने लिखा था न्यूटन पर केजी, और इसका डायमेंशन बना था L1T-2। सही है। फिर इस ग्रेविटेशनल फील्ड को अलग अलग जगह के लिए हमने यूज किया। तो कोई अगर आपके पास पॉइंट मास है ऑफ मास m, इसके कारण किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है तो इसका फॉर्मूला बना था अपना -Gm/r²। इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में हमने ऐसे लिखा था Eg बराबर -Gm/r³ इंटू r वेक्टर। सही है क्या? ये नो। फिर इस चीज को हमने अलग अलग शेप के हिसाब से लिखा। तो अपना डिस्क के लिए, रिंग के लिए एक फॉर्मूला आया था। अगर कोई रिंग है, इसके एक्सिस पे कोई अगर पॉइंट P है, यहाँ पे कोई मास रखा है, तो इसके लिए हमने ग्रेविटेशनल फील्ड डिराइव करी। तो इसका फॉर्मूला कुछ आया था -Gmr अपॉन r² प्लस r² का पावर 3/2। सही है? यस और नो? इसी पॉइंट को अगर मैं सेंटर पे लेके गया तो एट सेंटर मेरे लिए ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो गई थी? 0। सेंटर पे क्या हो गई थी? 0। सही है? अरे हो गया नहीं? तो हमने इसके फिर ग्राफ भी देखे थे कि वेरिएशन कैसे दिखेगा। अब इस रिंग की जगह अगर डिस्क आया, रिंग की जगह कौन आया? डिस्क। तो फॉर्मूला क्या था बेटा? तो रिंग की जगह अगर डिस्क आया तो ये फॉर्मूला हो गया था -2Gm/r², 1 - cos θ। 1 - cos θ। सही है? ये किसके लिए आया था? डिस्क के लिए। किसके लिए आया था? डिस्क के बाद हमने देखा स्फीयर। अगर कोई हॉलो या फिर सॉलिड स्फीयर है, कोई भी है, हॉलो रहे या सॉलिड स्फीयर, लेकिन इसके कारण किसी बाहर वाले पॉइंट पे अगर हमें निकालना है, कौन से पॉइंट पे निकालना है? बाहर वाले, r इतनी डिस्टेंस पे, चाहे फिर वो सॉलिड हो चाहे हॉलो स्फीयर हो, क्योंकि इनका सेंटर ऑफ मास तो यही बनता है। तो इनके लिए फॉर्मूला सिंपली आया था -Gm/r²। अगर हॉलो स्फीयर है तो हॉलो स्फीयर के अंदर फील्ड क्या रहेगी? 0। हॉलो स्फीयर के इनसाइड में क्या रहेगा? 0। लेकिन अगर सॉलिड स्फीयर है, कौन सा स्फीयर है? सॉलिड स्फीयर है, और इसके अंदर अगर किसी पॉइंट पे हमें फील्ड निकालनी है, P पॉइंट पे, r इतने डिस्टेंस, तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा -Gm/r³ इंटू r। ठीक है क्या? तो ये सारे फॉर्मूले हमने पढ़े और इनके वेरिएशंस भी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? वेरिएशन की ग्राफ कैसे दिखेगा। सही है क्या? ठीक। तो यहाँ तक अपना हो गया। तो आज जो टर्म अपन पढ़ने वाले भैया वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। चलो ध्यान देना।
आसान कंसेप्ट है एकदम। इसके भी फॉर्मूले कुछ याद रखेंगे, डेरिवेशन एक साथ देख लेंगे भले बाद में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इसका कहना ऐसा है, किसी पॉइंट मास को, किसी भी सैंपल पॉइंट मास होगा आपके पास, या फिर टेस्ट मास है या फिर सैंपल मास है, उसे इन्फिनिटी से उठा के अगर हमने किसी मास के पास लाया, कहां से बोला मैंने, इन्फिनिटी से उठा के कहीं पोजीशन पे लाया, तो इसे लाने में वर्क करना पड़ेगा। कोई भी मास को एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव करना है तो काम करना पड़ता है, अपने आप तो होगा। तो ये जो वर्क डन हमने किया, ये वर्क डन पर यूनिट मास यानी क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट मास टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, किसी भी सैंपल पॉइंट मास को या फिर सैंपल टेस्ट मास को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन पर यूनिट मास यानी हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्लियर है, क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब इसमें से अगर मुझे इसका यूनिट लिखना हो तो यूनिट क्या होगा, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, मास का यूनिट क्या होता है, केजी। तो क्या बन गया, जूल पर केजी। तो इसका डायमेंशन लिखना होगा तो जूल का डायमेंशन हमें पता है m1 L2 T-2, केजी का m1, तो ये m1 चलेगा, तो ये हो गया L2 T-2। क्लियर, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसको थोड़ा सोचते हैं अपन कि अगर मेरे पास कोई मास है m, कोई भी मास है m, तो मैं एक मास बोल रहा हूँ कि सैंपल मास था, कहा था ये इन्फिनिटी पे था, कहा था इन्फिनिटी। मतलब मैं इसे इन्फिनिटी से उठा के किसी पॉइंट पे ला रहा हूँ, इन्फिनिटी से उठा के किसी पॉइंट पे ला रहा हूँ, तो मैंने इसे इस पॉइंट P पे लाया। अब इसका डिस्टेंस कितना है बेटा, r, कितना डिस्टेंस है r। तो अब इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इधर, ग्रेविटेशनल फोर्स तो इधर ही लगेगा। अरे हाँ या नहीं, यस और नो। अब इसी चीज को मैं उल्टा बोलता, मैं अगर ऐसा बोलूं कि इस पॉइंट मास को मैंने यहां से उठा के इन्फिनिटी रखा, यहां से उठा के कहा रखा, तो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूं ना, यस और नो। इस मास का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेंगे, इस मास को अपनी तरफ खींचेगा, हो या नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव। कैसा होता है, अट्रैक्टिव। मतलब ये जो मास है, ये इस मास को, जो भी मास है उस पर कैसा फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स। कैसा फोर्स लगा रहा है भैया, अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये इधर खींचने की कोशिश कर रहा है। अब इस फोर्स के अगेंस्ट में इसे यहां से उठा के कहा लेके जा रहा, इन्फिनिटी पे। कहा लेके जा रहा हूं, तो इनडायरेक्टली मैं इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूं। किसके अगेंस्ट काम कर रहा मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो मैं पोटेंशियल को ऐसे भी डिफाइन किया तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, माइनस ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। फिर माइनस क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के क्या है, अपोजिट का है। तो यहाँ पे हमने कहा से कहा लाया उसे, इंफिनिटी से P पे। मैं यहाँ क्या बोलूंगा, कहा से कहा लिखे गए, P से इंफिनिटी। समझे कि नहीं, यस और नो। बेसिक वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय मास। एंड फोर्स पर यूनिट मास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड होता है कि नहीं। तो Eg इंटू dr, ये बन गया अपने लिए V। अगर मुझे पूरा निकालना ये dr यहां से यहां तक जाने का, तो मेरे इंटीग्रेशन लिमिट लेके क्या लगेंगे, इंटीग्रल ऑफ P से लेके कहा लेके गए, इन्फिनिटी तक, Eg डॉट dr। अब डॉट प्रोडक्ट है तो इससे मुझे क्या पता चल गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। तो हमें कुछ फर्क पड़ेगा। क्लियर हुआ। तो ये जनरल फॉर्मूला। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ Eg एंड dr। तो इनका प्रोडक्ट कौन सा है, डॉट प्रोडक्ट। तो जब दो क्वांटिटीज के बीच का डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो क्या देता है, हमेशा स्केलर। क्या देता है, तो पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, तो स्केलर होने का फायदा क्या, हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा डायरेक्शन किधर जा रही।
बस फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बस फॉर्मूला लगा के क्या निकालेंगे अपन, वैल्यू। कोई फर्क पड़ेगा, समझे कि नहीं? यस और नो। तो ये हुई डेफिनेशन के फॉर्म में। क्लियर हो गया? बेसिक तो सिंपल सा है, फॉर्मूले बनने के बाद तो इसका काम नहीं, ये सिर्फ डेफिनेशन के लिए पढ़ रहे हो। तो डेफिनेशन क्या बोलती है? किसी पॉइंट या सिंपल मास को आप इंफिनिटी से उठा के किसी पॉइंट पे लाते हो तो उसमें लगने वाला वर्क डन पर यूनिट मास मतलब कौन है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्लियर? या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, किसी पॉइंट मास को उठा के हम इंफिनिटी पे लेके गए। कहां लेके गए? अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके अगेंस्ट? उसमें जो वर्क हुआ पर यूनिट मास, उसे भी हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोलेंगे? क्लियर है? यस और नो? ठीक है। तो अब हम अलग अलग जगह के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला बनाते हैं। तो मैं पहला लिखता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। तो अभी जो डायग्राम बनाई थी उसी हिसाब से। तो ये पॉइंट मास है अपने पास m। हमने एक सैंपल मास उठा के लाया सपोज इंफिनिटी से। कहां से? इंफिनिटी से इस पॉइंट P पे, यानी इसका डिस्टेंस कितना है? r। क्या है? r। तो मेरे पास v का फॉर्मूला सिंपली क्या है? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास। सही है ना? तो मैं अगर वर्क डन लिखूं, क्या लिखूं? वर्क डन। तो मेरे लिए वर्क डन क्या होता है? Fg इंटू डी आर डिवाइडेड बाय एमओ। पर Fg बाय एमओ कौन होता है? V। कौन होता है? तो ये बन जाएगा E इंटू डी आर बाय E इंटू डी आर। सही है क्या? अरे हो या नहीं? तो मुझे E तो डायरेक्ट पता है ना भैया। E क्या होता है मेरे लिए पॉइंट मास के कारण? Gm बाय आर स्क्वायर। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना बचा है अभी? R। तो ये R। तो सिंपली क्या बना? माइनस Gm बाय आर। तो जिसका पोटेंशियल निकाल रहे वो मास पता चाहिए, जिस पॉइंट पे निकाल रहे उसका क्या पता चाहिए? सिर्फ डिस्टेंस। क्या पता चाहिए? सिर्फ वही किया ना मैंने, G इंटू मास अपॉन डिस्टेंस। समझे क्या? तो पोटेंशियल जिस मास का निकाल रहे उस पे डिपेंड करता है, जिस पॉइंट पे निकाल रहे वहां के मास पे डिपेंड नहीं करता। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड में भी बोला था मैंने, जिसके कारण फील्ड है उस मास पे डिपेंड करता है, जहां निकाल रहे उस पे डिपेंड। क्लियर हुआ? तो इसके हिसाब से अगर मैं प्लॉट करना चाहूं तो ये V है और ये कौन है? R। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा कैसा रहेगा? निगेटिव रहेगा। कैसा रहेगा? तो ये जाते जाते R के साथ इसकी वैल्यू क्या होती जाएंगी? डिक्रीज, कम होती जाएगी। समझ रहे हो? और ये जो ग्राफ हम निकालते हैं, ये ग्राफ शो करता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा ग्राफ बोलेंगे इसे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है। और यहाँ पे V क्या है अपना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मैग्नीट्यूड के हिसाब से V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जैसे R बढ़ते जाएगा V कम होते जा रहा, लेकिन रहेगा क्या? माइनस। क्या रहेगा? क्लियर? समझ में आया हाँ या नहीं? तो ये बना बेसिक फॉर्मूला पॉइंट मास के लिए। किसके लिए? पॉइंट मास। तो बहुत आसान फॉर्मूला एकदम। क्या करना है हमें? G इंटू एम बाय आर। अब एग्जाम्पल देखते हैं इस पे फटाफट फटाफट। बस मैंने बोला है ट्रायंगल है, यहाँ एक मास m, 2m, इसके सेंट्रॉइड पे मैंने इस सेंट्रॉइड पे पॉइंट P है, यहाँ पे मैंने पूछा फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो हमें इसका डिस्टेंस निकालते आता भैया। ये L है, ये L है, ये L है, तो ये √3L बनता है। मन से नहीं ले रहा है, एक बार कर चुके अपन ग्रेविटेशनल फोर्स के टाइम। हो या नहीं? कैसे निकालते हैं? ये इसको आगे लेके जाते हैं, इधर L/2 इधर, फिर ये ट्रायंगल सॉल्व करते आता। ये 30 डिग्री है, इधर क्या है? L/2, ये 90 है। तो cos 30 क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस क्या है? x सपोज। तो x बराबर क्या होता है? L/2 डिवाइड बाय cos 30। cos 30 कितना? √3/2। सही है क्या? अरे हो गया नहीं? तो इस पे से हमें मिल जाता। सही है कि नहीं? क्लियर है? तो जो भी आए L/√3 आएगा क्या? ठीक है, L/√3
√3 एल में कितना आता है, L/√3। क्लियर है क्या? अबे हो या नहीं, निकाल चुके हैं क्या? ये सॉल्व करके दो। ये L/2 इधर क्या आएगा, 2/L/√3। ठीक है, हो या नहीं? चलो, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा तो क्या बनेगी? हर एक से डिस्टेंस सेम हो गया। अरे सेम हुआ कि नहीं? L/√3 इधर भी है, L/√3 इधर भी है, इधर भी L/√3। ठीक है क्या? हो या नहीं? यस और नो? चलो, तो अब हर एक का डिस्टेंस सेम है। मैं अगर पोटेंशियल निकालना चाहूँ P पे तो मैं इसके कारण निकालूंगा -GM बाय डिस्टेंस कितना है, L/√3। इसके कारण माइनस G इंटू मास कितना है, 2M बाय L/√3 माइनस इसके कारण GM बाय कितना है, G2M है ना, L/√3। तो माइनस GM अपॉन L/√3 कॉमन आ गया, सबकी एडिशन ही होंगी। 1 + 2 3, 3 + 2 5, मतलब -5GM बाय L/√3। सही है क्या? फिर ये अलग अलग में लिखते हो, मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता था क्या? 1 + 2 3, 3 + 2 5, सबका डिस्टेंस ही है L/√3। तो मैं डायरेक्ट ये फार्मूला नहीं लगा सकता है, GM/R। इसके हिसाब से G इंटू टोटल मास कितना है, 5M, डिस्टेंस कितना है, आंसर तो वही आएगा। समझे क्या? तो हर एक पॉइंट मास से अगर डिस्टेंस सेम है तो सब मासेस क्या कर दो, एडिशन डिवाइड बाय डिस्टेंस। सबका डिस्टेंस सेम रहा तो अलग अलग है तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। अरे समझे कि नहीं? अलग अलग है तो अलग अलग लिखेंगे, लेकिन सेम है तो लिखने की जरूरत। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? देखो इसी को और समझिए, स्क्वायर है, स्क्वायर है तो चारों साइड सेम, M 2M M 2M। अब बताओ सेंटर पे पोटेंशियल क्या रहेगा? ये M है, ये M है, ये 2M है, ये 2M है, तो 0 रहेगा क्या? हाँ, अबे गधो, वो फोर्स के लिए था, बिकॉज फोर्स कौन सी क्वांटिटी थी, वेक्टर। यहाँ कोई लेना देना, बस ऐड करते जाना है। ये किधर है, ये किधर है, कोई फर्क पड़ता नहीं। अब यहाँ पे भी हर एक का डिस्टेंस सेम रहेगा। अरे यस और नो? क्या होता है ये, क्या होता है, A/√2। अरे हो या नहीं? इधर भी A/√2, इधर भी। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या पोटेंशियल एट पॉइंट P? सब मासेस की क्या कर दूंगा, 1 2 1 3 4 और 2 6, मतलब -G इंटू कितना, 6M। डिस्टेंस कितना, A/√2 हो गया। समझे? क्योंकि चारों मासेस का डिस्टेंस कैसा है, सेम, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तो आपको अगर अलग अलग करना है, लिखते बैठना पड़ेगा, G इंटू M अपॉन डिस्टेंस A/√2, फिर से -G इंटू 2M अपॉन डिस्टेंस। तो मीनिंग तो वही हो रहा, सबको ऐड ही करना है ना, -G इंटू M अपॉन A/√2, फिर से -G इंटू 2M A/√2। 2 + 1 3 + 2 5 + 1 6, यही बनेगा। सही है? यस और नो? अरे समझे कि नहीं? तो पॉइंट मासेस अगर है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना आसान है। क्या फॉर्मूला याद रखना है, -G इंटू मास अपॉन डिस्टेंस। जिस भी मास का पोटेंशियल निकालना है वहां से क्या पता चाहिए, सिर्फ डिस्टेंस पता चाहिए। क्या पता चाहिए, डिस्टेंस। क्लियर हुआ? अरे हाँ या ना? तो ऐसा में क्वेश्चन तो कितने भी बन सकते। फिर ये दे दिया मैंने ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पॉइंट P दे दिया मैंने, यहाँ मास M। मैंने पूछा इस पॉइंट P पे पोटेंशियल बताओ, तो हर एक से डिस्टेंस पता है ना मुझे। इससे क्या लिखूंगा मैं, G इंटू 2M अपॉन डिस्टेंस, इसका -G इंटू M अपॉन डिस्टेंस, इसका -G इंटू 3M अपॉन, तीनों की क्या हो जाएंगी, एडिशन। क्या हो जाएगी, समझे कि नहीं? अरे क्या करना है, समझ में आ रहा है? यस और नो? बस हमें ज्यादा सोचना
कैसा भी दिया रहे कुछ फर्क पड़ता, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। तो सब ऐड ही होने वाले। समझे? अरे समझे कि नहीं? चलिए, क्लियर हुआ? एक आधा और थोड़ा सा देख लेते अपने मन के लिए। ये पॉइंट पी है, यहां पोटेंशियल निकालना है। चलो बताओ क्या आएगा, बताओ बताओ जल्दी। पी पे निकालना है। कहाँ निकालना है? पी पे पोटेंशियल। बताइए, पहले इसके कारण लिखो। तो इसका डिस्टेंस पी से कितना है? ये लो, सर लिखा है तो नहीं, ये ले 4 मीटर। तो पी से कितना हुआ? ये 3। अरे हो या नहीं? पी से कितना हुआ? 3। तो नीचे क्या आ जाएगा? 3 माइनस इसका निकालना है जी इंटू 2m। इसका डिस्टेंस कितना? ये 4 है, ये 2। 4 में से 2 गए, कितना बचेगा? ये 2। इसका माइनस जी इंटू 3m अपॉन कितना डिस्टेंस रहेगा? इधर ये 4 है प्लस ये 3, कितना हो जाएगा? 7। समझे क्या? माइनस जी हम बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1/3 प्लस ये 2 प्लस यहाँ क्या बचेगा? 3/7। कोई बोलेगा प्लस साइन कैसे? क्या माइनस बाहर निकाला ना? इसको सॉल्व करके जो आएगा वो अपना आंसर। सही है? अरे सही है कि नहीं? तो किसी भी पॉइंट के कारण मास, अगर पॉइंट मास है तो उसके कारण हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कभी भी निकाल सकते हैं। हमें इनडायरेक्टली क्या पता चाहिए? सिर्फ डिस्टेंस। क्या पता चाहिए? बाकी कोई पता नहीं रहा तो चलिए। समझ में आ गया? ठीक है? अब ठीक है क्या? चलो आगे चले। तो पॉइंट मास के कारण का फॉर्मूला क्लियर हुआ। एक ही फॉर्मूला है, कौन सा? माइनस gm/r। माइनस gm/r मास पता चाहिए और उसका जहां पे पोटेंशियल निकालना है वहां से डिस्टेंस। माइनस साइन को भूलना नहीं। अब अलग अलग शेप के फॉर्मूले देख लेते फटाफट। पहला आएगा बेटा रिंग। कौन आएगा? रिंग। देखते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। ठीक है, मैं डिराइव नहीं करके बता रहा, फिलहाल सीधे सीधे फॉर्मूले पे जाते हैं अपन। कैसे बनता हो समझ में आ ही जाएगा। चलिए, ये रेडियस हो गई इसकी। ये कोई पॉइंट लिया P, इस पॉइंट P का डिस्टेंस है यहां से सपोज R। अब मुझे बताओ, मैं इस रिंग का कोई भी एलिमेंट लूं, कोई भी एनी एलिमेंट लेंगे यहां से, तो उसका हर एक से डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। अरे हो या नहीं? हर एक से डिस्टेंस क्या रहेगा? जैसे मैं यहाँ एलिमेंट लेता हूं तो यहां से डिस्टेंस कितना बनेगा इसका? √r² प्लस r²। मैंने छोटा एलिमेंट लिया सपोज यहाँ पे dm। तो इस पॉइंट P पे पोटेंशियल मैं क्या लिख सकता हूँ छोटे एलिमेंट के कारण? -g इंटू dm अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? r² प्लस। अब पूरा मास चाहिए तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अरे पूरे मास के कारण चाहिए तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेट। तो मैंने इंटीग्रेट करा तो v इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्या होगा? तो इंटीग्रेट कौन होगा? सिर्फ dm ही इंटीग्रेट होगा ना। छोटे छोटे मास जोड़ते जाएंगे तो पूरा मास बन जाएगा। तो ये बन क्या जाएगा? g इंटू m अपॉन √r² प्लस r²। समझ गए क्या? यस और नो? तो इसका मीनिंग तो यही हुआ ना, पूरे मास का डिस्टेंस तो सेम ही है। तो इनमें तो फॉर्मूला वही लगा, -g इंटू m/r। यही लगा ना, -g इंटू मास किया अपॉन क्या आया? डिस्टेंस। हर रिंग पे ऊपर के पार्टिकल से डिस्टेंस क्या है? √r² प्लस तो डिस्टेंस। ठीक है? यस और नो? अब क्या होगा, हमें इसका अलग अलग जगह के लिए सोचेंगे इस पे से। अब अलग अलग जगह के लिए मतलब अगर मैं बोलूं कि ये पॉइंट मूव करते करते कहाँ आ गया? सेंटर पे। तो सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 थी। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या थी? लेकिन अगर ये अब सेंटर पे गया, ये अब कहा गया? सेंटर पे। अरे यार नाटक, डेंजर काम है।
तो अगर मैं बोलूं एट सेंटर गया हूं, कहा गए सेंटर, अगर एट सेंटर अपन जाते हैं तो अपने लिए स्मॉल आर क्या हो जाएगा 0। तो स्मॉल आर 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बदल जाएगा बताओ, वीपी बराबर माइनस जीएम बाय आर। सही है, यस और नो? ये 0 पुट कर दिया, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या बन गया आर, तो बेसिक फॉर्मूला ही आया फिर से माइनस जीएम बाय आर। सही है, तो इसके बेसिस पे मैं ग्राफ अगर प्लॉट करूं, पोटेंशियल अगेंस्ट डिस्टेंस, पोटेंशियल अगेंस्ट डिस्टेंस, तो मुझे पता है सेंटर पे कितना है, अरे सही है ना, सेंटर पे कितना है मुझे पता है, लेकिन सेंटर से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैल्यू क्या होते जाएंगी, डिक्रीज, क्या होते जाएंगी, तो फिर से ऐसे ही आएगा। ठीक है क्या, अरे यस और नो? यहाँ पे कितना है माइनस जीएम बाय आर, यहां से इधर जाते जाते क्या होते जाएगा, डिक्रीज, क्या होते जाएगा, क्लियर है? तो इसको थोड़ा ऐसे भी बता सकते हैं अपन, मीनिंग वही होगा, क्लियर? ठीक है, समझ गया क्या किसका फॉर्मूला था ये, रिंग, किसका फॉर्मूला था, नेक्स्ट। अब रिंग की जगह अगर मैंने सॉलिड स्फीयर लिया या हॉलो स्फीयर लिया, सिंपली हॉलो स्फीयर समझते पहले, कौन सा स्फीयर है, हॉलो स्फीयर। अब मैं सिर्फ हेडिंग डालता, अब स्फीयर हॉलो रहे या सॉलिड रहे, दोनों का सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे ही लेते हैं अपन। अगर आउटसाइड पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है भैया आउटसाइड, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए सिंपल फॉर्मूला रहेगा जीएम बाय आर, क्या रहेगा, जीएम बाय आर। अगर पॉइंट इनसाइड है कहीं पे भी हॉलो स्फीयर में, किसकी बात कर रहे हैं अपन, हॉलो स्फीयर या फिर स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, अगर पॉइंट इनसाइड है, कहाँ है पॉइंट इनसाइड, कहीं पे भी रहे फिर वो, उसके लिए सिंपली फॉर्मूला हो जाएगा माइनस जीएम बाय कैपिटल आर। अंदर कहीं पे भी जाओ सेम, मतलब सेंटर से लेके सरफेस तक एक जैसा, फिर सरफेस के बाद डिक्रीज होना शुरू, समझेगा? सेंटर से लेके कहां तक सेम रहेगा, सरफेस तक, फिर उसके बाद फिर से क्या होना शुरू, डिक्रीज होना शुरू। क्लियर, यस और नो? अबे हाँ या नहीं, चलो क्लियर, देख लो मॉडल में दिए हैं, क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना? हर जगह कैसा रहेगा, सेम, कैसा रहेगा, सेम। ठीक है, यस और नो? चलो तो ये बनता है भैया, क्लियर हो गया, समझ गया? तो इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो इस केस में क्या हो गया, सेंटर से लेके तो सरफेस तक एक जैसा है, कितना, माइनस जीएम बाय आर, कहां तक आने तक, सरफेस तक आने तक, सरफेस के बाद ये डिक्रीज होना शुरू, सरफेस के बाद डिक्रीज होना शुरू। ठीक है, किसके लिए हुआ ये, हॉलो स्फीयर या फिर स्फेरिकल शेल के लिए, किसके लिए, हॉलो स्फीयर या फिर, नेक्स्ट। अब सॉलिड स्फीयर रहा तो, अब स्फीयर क्या है, सॉलिड, सॉलिड मतलब भरा हुआ है। अब इसके कारण अगर आउटसाइड पॉइंट है तो सेम फॉर्मूला, वी आउटसाइड के लिए सेम फॉर्मूला माइनस जीएम बाय आर, इसमें कोई फर्क नहीं है। कौन से पॉइंट के लिए, आउटसाइड, ठीक है। इनसाइड अगर पॉइंट होता है, कहा होता है पॉइंट, इनसाइड, तो इस केस में थोड़ा फॉर्मूला बदल जाता है, जीएम बाय आर क्यूब 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 2r क्यूब, लिख लिया हमको, ठीक है, माइनस जीएम बाय 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस, काय के लिए, इनसाइड के लिए, किसके लिए, अगर सेंटर पे बोलते हैं हम, कहा बोलते हैं सेंटर, किसकी बात कर रहे हैं अभी हम, सॉलिड स्फीयर, कुत्ता स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है। तो अगर मैं सेंटर पे लूं तो सेंटर पे आर तो 0 हो जाएगा, स्मॉल आर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जीएम बाय 2r क्यूब इंटू, इधर क्या बचेगा 3r स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस 3/2 जीएम बाय आर,
ये सेंटर के लिए, किसके लिए? तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, अब इसका भी क्या बनाते हैं हम? ग्राफ। तो सेंटर का तो पता चल गया मुझे कितना है, -3/2 GM। पर यहां से इधर जाते समय डिक्रीज होते जाएगा। क्या होते जाएगा? डिक्रीज। ठीक है क्या? अरे ठीक है, समझे कि नहीं? तो हमें ये फॉर्मूले याद चाहिए। क्या याद चाहिए? फॉर्मूले। तो डायरेक्ट यूज करना है ना। पॉइंट आउटसाइड दिख रहा है, आउटसाइड का लगेगा। इनसाइड दिख रहा, इनसाइड का दिख रहा। सेंटर पे पूछा, सेंटर का लगेगा। समझ रहे हो? अरे हो या नहीं? क्लियर है क्या? सेंटर पे पूछा तो सेंटर का, आउटसाइड का पूछा तो आउटसाइड का। अब कौन सा रह गया? सिर्फ डिस्क। कौन रह गया? डिस्क। नहीं है मॉडल में, नहीं दिख रहा? नहीं दिखेगा। क्या है? अब डिस्क है। क्या है? डिस्क। तो डिस्क के कारण किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो इसका फॉर्मूला बेटा -2gm/r² इन ब्रैकेट √r² + r² -r। यहां से इसका डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r। कितना है? स्मॉल r। तो इस पे से हमें ग्राफ प्लॉट करते नहीं आता, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे? √r² + r² + r डिवाइडेड बाय √r² + r² -r से। तो ये -b इंटू a + b क्या हो जाएगा? a² माइनस, क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर वैसे के वैसा। तो ये सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा बनेगा, Vp बराबर -2gm/r²। तो इसको मैं a² माइनस b² लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा? इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट चला जाएगा। r² + r² -r²। डिनोमिनेटर वैसे के वैसा, r² + r² -r। तो ये -r² + r², ये r² और ये r² भी, तो ये बन जाता है -2gm/√r² + r² -r। ठीक है? तो अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर पे लाऊं, कहां लाऊं? तो r की वैल्यू 0 होंगी। 0 तो क्या बचेगा? सेंटर पे क्या बचेगा? -2gm/r। सेंटर से r जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैल्यू क्या होती जाएंगे? डिक्रीज। क्या होती जाएंगी? डिक्रीज। मतलब ये भी ग्राफ वैसे ही आएगा जैसा पहले आया था। सेंटर पे वैल्यू कितनी बन गई? -2gm/r। इधर जाते जाते डिक्रीज। क्या होते जाएगा? डिक्रीज। क्लियर है? क्योंकि r बढ़ते, इस पे से नहीं बता सकते हम ग्राफ। इसमें से ग्राफ पता चल रहा है क्या? नहीं। कौन कट रहा है कौन नहीं, तो इसलिए ये वाला भाग। तो दो फॉर्मूले याद रखने, एक तो ये, नहीं तो ये। दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम। सर फिर ये इन सब के डेरिवेशन याद रहनी चाहिए? कोई जरूरत नहीं है। आपको कंडीशन पता चाहिए और उनके क्या पता चाहिए? फॉर्मूलेस। क्या पता चाहिए बेटा? फॉर्मूले। फॉर्मूले पता रहे तो काम हो गया, कुछ नहीं है। पॉइंट वाले इसमें है थोड़ा सा, तो वो हमने बता दिया। अलग अलग तरह के शेप पे क्वेश्चन आएंगे तो हमें लिखते आने चाहिए। सही है? यस और नो? चलो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, फील्ड क्या होती है, हमने देखी। इसके फॉर्मूले हमें ऑलरेडी पता थे फील्ड के, वो थोड़े रिकॉल करें अपन ने। क्या करें? रिकॉल। आज जो चीज पड़ी वो क्या थी? तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सिंपली क्या है? किसी भी सैंपल मास को आप इन्फिनिटी से, कहां से? इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे अगर लाते हो तो उसमें होने वाला वर्क डन पर यूनिट मास, मतलब कौन है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसे हम उल्टा भी बोल सकते, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन अगेंस्ट, इसलिए किसी मास को अपनी जगह से इन्फिनिटी पे लेके जाने के लिए, इन्फिनिटी पे तो वर्क डन पर यूनिट मास, उसे भी हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहाँ पे हमने अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से बात करी, यहाँ पे हमने इन्फिनिटी से इधर लाने के हिसाब से बात करी। क्लियर? तो उसे और एक डेफिनेशन क्या मिली हमें? लाइन इंटीग्रल ऑफ Eg इंटू dr। तो अब यहाँ से एक चीज याद रखना बेटा, Eg बराबर अपन dv/dr भी बोल सकते हैं। ऐसा सेम इक्वेशन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत अच्छे से यूज करेंगे।
Eg इज इक्वल टू क्या है, dv बाय, हमें पोटेंशियल पता है, दो जगह के बीच का डिस्टेंस पता है, तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? क्लियर। तो बेसिक फॉर्मूला क्या बना, यूनिट वगैरह तो क्लियर है, जूल पर केजी, डायमेंशन L2T-2। फिर हमने देखा पॉइंट मास के लिए तो सिंपल फॉर्मूला क्या है, -gm/r। तो जिस भी मास के कारण किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसमें हमें क्या पता चाहिए, मास और डिस्टेंस। क्या पता चाहिए, सिर्फ मास और डिस्टेंस, तो अपना निकल जाएगा। फिर हर जगह अगर हमें दिखा कि अलग अलग मास है लेकिन हर मास का डिस्टेंस सेम है, तो डायरेक्ट सब मास की क्या करो, एडिशन डिवाइड बाय डिस्टेंस। ना अलग अलग डिस्टेंस है तो हर एक को अलग अलग लिखना पड़ेगा। सही है, यस और नो। और ये पॉइंट मास वाले कंडीशन अलग अलग रह सकती, इसलिए उसके एग्जांपल बताया मैंने। ट्रायंगल रह सकता है, स्क्वायर रह सकता है, रेक्टेंगल रह सकता है, कैसे भी दिए, या फिर कोऑर्डिनेट में भी दिए सकते हैं। हो सकता था यहाँ पे भी कोई मास हो तो कोई फर्क पड़ेगा, उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे आप। क्या निकाल लेंगे, सीधा सीधा डिस्टेंस। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ये ऐड कर दिया 3, और इधर कितना है 4, ये 4 और ये 3, तो ये कितना, तो इसके कारण क्या बनेगा, -gm/5। डायरेक्शन वेक्टर वगैरह से कोई लेना देना, बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, तो कोई सोचने वाली बात। और ये पढ़ने के लिए पहला कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है कुछ भी फर्क पड़ता, क्योंकि क्या कर रहे हैं अपन, -g × मास अपॉन डिस्टेंस। सही है कि नहीं, तो ये किसी पे डिपेंड करता नहीं, आसान तो पॉइंट है। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ। तो हमने अलग अलग शेप का भी देखा, तो ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे भैया। रिंग के लिए याद हो गया हमें, उसका ग्राफ पता चाहिए। वैसे ही हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल शेप, वैसे ही सॉलिड स्फीयर, फिर लास्ट में डिस्क। एक शीट कम हो गई शायद से, चलो क्लियर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को अगर मैं जिस मास की बात कर रहे थे उससे मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, तो ये बन जाएंगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब हर फॉर्मूले में एडिशनल कौन आ जाएगा, मास। जैसा हमने यहाँ जो मास हटाए ना, ये लिखते समय हम Fg/m लेते ना, तो ये मास हटा दिया, ये मास अगर वापस मैंने लगा दिया m × v, तो ये बन जाएंगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे हो, क्या बन जाएंगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो अगर पोटेंशियल पता है तो पोटेंशियल एनर्जी अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि सिर्फ उसे कैसे मल्टीप्लाई करना है, मास, खत्म। समझ रहे हो, यस और नो। वैसे भी सीक्वेंस में अगर आप सोचो तो F का फॉर्मूला था Gm/r²। इसमें से m कम हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड बन गई। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड में से हमने एक r कम कर दिया तो कौन बना, सही है कि नहीं है, एक एक टर्म कम होते जा रही। और इसको मैं अगर फिर से मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एनर्जी बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, एनर्जी। समझे, यस और नो। तो इसके बाद वही पार्ट हमें पढ़ना है, कौन सा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। उसके बाद किप्लर्स के लॉ है, खत्म ग्रेविटेशन, बस। कल एनर्जी और किप्लर्स लॉ, छोटा टॉपिक, मैंने पहले बोला छोटा टॉपिक और काम का है, इतना भी मुश्किल नहीं है। क्लियर है, यस और नो। चलो ठीक है, तो एक दिन पूरे डेरिवेशन ले लूंगा, जिसको लगे उसने देखना। मेजोरिटी आप तो देखेंगे, नीट वालों को तो काम ही नहीं है डेरिवेशन का बोलना, फॉर्मूले पता चाहिए। क्या पता चाहिए, फॉर्मूलास, क्योंकि फॉर्मूले से ही काम हो रहा है, तो फिर क्यों अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट करें अपन। सही है, ठीक है। चलो तो अच्छे से देख लेना, पहला वीडियो अपलोड कर दिया था मैंने शायद से, ग्रेविटेशनल फील्ड वाला। पहला नहीं किया था क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला, रिकॉर्ड किए थे क्या अपन ने, तो वो भी डाल देता आज, और ये भी आ जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को नहीं पढ़ना है, तो यही पे बराबर पढ़ लो, जो भी बातें बताई बाजू में लिख के अच्छे से करना है, ठीक है, यस और नो। और भैया जो पर्सनल काउंसलिंग में जो बातें पता चल रही है उस हिसाब से मैं ये कहना चाहूंगा, जिस भी बच्चे को लगता है कि मेरा बैकलॉग कवर नहीं हो रहा है, उसने सबसे पहले करंट टॉपिक्स पे फोकस करो। करंट टॉपिक अच्छे से आएंगे तो कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, तो अब अपन बैकलॉग कवर कर पाएंगे। वो बैकलॉग के चक्कर में तुम करंट को बैकलॉग बना डालते तो जैसे थे ही हो जाता, फिर उसमें कोई फायदा होता नहीं है। तो बेटर क्या, अभी जो टॉपिक शुरू है वो आने ही चाहिए, वेदर इट इज फिजिक्स, वेदर इट इज केमिस्ट्री, वेदर इट इज बायोलॉजी।
अभी जो टॉपिक है वो मुझे 100% आना ही चाहिए, उसके क्वेश्चंस भी आने चाहिए, हर तरह से आना चाहिए। फिर देखेंगे बैकलॉग का। तो जो भी बच्चों को ये तकलीफ है, यहाँ से अगले 10-15 दिन तक करंट टॉपिक पे ही फोकस करो। और अभी हर सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर एंड होगा उसके दूसरे दिन उस पर छोटी टेस्ट रहती जाएगी, अलग अलग रहेंगी। फिजिक्स का हो गया तो फिजिक्स की रहेंगी, केमिस्ट्री का हो गया तो बायो का हो गया तो छोटी छोटी टेस्ट 20-25 क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाता फिर बीच में गैप पड़ जाती, एकदम एग्जाम के टाइम पे कर रहे हो तुम लोग 3 दिन की पढ़ाई और मुझसे कुछ होता नहीं। सही है कि नहीं? ठीक है, चलो तो चैनल को क्या करो, लाइक शेयर और कमेंट तो तुम करते नहीं, बोल बोल के थक गया मैं। 3, 6, 9, 12 इतने बच्चे हैं, 50 बच्चे, फिर भी नहीं आते कमेंट। ठीक है, चलो जान दो, बाहर वाले लोग आप लोग कमेंट करो, ये नहीं करते। ठीक है, थैंक यू।